Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर फिज़िक्स के हम एक चैप्टर को विच इज़ मॉडर्न फिज़िक्स उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ विद रीज़न डिस्कस करेंगे। ऐसे एमसीक्यूज़ जो पास्ट एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स हों, उनमें रिपीट हुए हैं। हम उन एमसीक्यूज़ को विद रीज़न डिस्कस करेंगे ताकि आपको काफ़ी हद तक इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया हो जाए। Okay, let's start from the first MCQ. Lyman series of hydrogen atom lies in the dash region of electromagnetic spectrum. तो Lyman series means it is the series of wavelength. ये wavelengths की एक series होगी जो उस वक्त emit होगी जब इलेक्ट्रॉन की transition होगी, इलेक्ट्रॉन jump करेगा from higher orbits to the फर्स्ट ऑर्बिट, यानी फर्स्ट स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट्स हायर एक्साइटेड स्टेट, तो उस वक्त जो हमारे पास सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स होंगी उनको हम लेमन सीरीज कहेंगे, जिसको हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं वेयर एन इज द हायर ऑर्बिट्स। ओके, इसमें जो ये वेवलेंथ एमिट होती हैं इट लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम, यानी ये एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इसको हम अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसके मुताबिक इसका जो आंसर है दैट विल बी बी ऑप्शन। Okay, next is the ionization energy of hydrogen atom is. Ionization energy अपने नाम से ही जाहिर है वो मिनिमम एनर्जी जो किसी एटम को आयनाइज करने के लिए चाहिए होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को, यानी आमतौर पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए चाहिए होगी फ्रॉम द एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसकी जो वैल्यू है फॉर हाइड्रोजन एटम it is 13.6 electron volt. Next MCQ is the prominent lines of Balmer series lie in. prominent lines अगर हम देखें बाल्मर सीरीज की तो ये किस में लाई कर रही होती हैं। बाल्मर सीरीज वाज द फर्स्ट सीरीज ऑफ वेवलेंथ, जो सबसे पहली सीरीज वेवलेंथ्स की डिस्कवर हुई दैट वाज बाल्मर सीरीज। और उसकी रीज़न ये है कि ये एक विजिबल सीरीज है, यानी ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन 1885 बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड बाल्मर, और इसके मुताबिक जो फार्मूला है दैट इज 1/λ इंटू आर एच इंटू 1/2 स्केयर माइनस 1/n स्केयर, यानी यहाँ पे जो 2 है ये सेकंड स्टेट होगी और n इज द हायर स्टेट विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π, जिसे हम ये भी h/2π इज द कांस्टेंट, तो हम इसे कहते हैं इट इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और n जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है दैट शोज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को शो कर रहा होगा। और इसके अंदर जो h है दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट, और बाकी 2π जो है इससे हम फेमिलियर हैं, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो इसका जो फार्मूला है दैट इज nh/2π। Okay, when electron jumps from nth orbit to pth orbit, यानी nth orbit is the higher orbit and pth orbit is the lower orbit, ठीक है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी फ्रॉम हायर टू द लोअर ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजन एटम, तो जो वेवलेंथ होगी एमिटेड रेडिएशन की उसको हम किससे फाइंड कर सकते हैं, उसको हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू के मुताबिक 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये एक जनरल फार्मूला है, इसके मुताबिक फिर हम हर सीरीज के लिए जो वैल्यू है चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे अभी हम देख रहे थे बाल्मर सीरीज के लिए जो कि विजिबल रीजन में लाई करती है उसके लिए p जो है वो 2 हो जाता है। लेमन सीरीज के लिए जो p है दैट इज इक्वल टू 1, और इसमें n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड इसमें n इज ग्रेटर देन। इसी तरह हम बाकी सीरीज भी देख सकते हैं। Okay, next MCQ is an expression for electrostatic force between the electron and nucleus of hydrogen atom is. देखें जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो चार्ज है दैट इज 1, तो इसमें हम कह सकते हैं उसका चार्ज प्लस ही होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका उसमें भी 1 होता है हाइड्रोजन एटम में, उसका चार्ज माइनस ही होगा। तो उसके मुताबिक अगर हम कॉलम्स फोर्स का फार्मूला फाइंड करें F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि कॉलम फोर्स हमें बताता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये क्या बन जाएगा K इंटू ई ओवर आर स्क्वायर, वेयर इट बिकम्स के ई स्क्वायर ओवर आर। सो इस तरह से r जो है ये इट इज़ द रेडियस, और जिस जो डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से वो r के लिहाज से वेरी करेगा।
तो इसके मुताबिक जो फार्मूला बनेगा दैट इज ए ऑप्शन। In state n is equal to infinity of hydrogen atom, the total energy of the electron is। देखिए जो एनर्जी का फार्मूला होता है E n that is equal to minus E naught over n square। ठीक है, E naught is the basic or fundamental value of energy which is required to remove the electron from first orbit। ये फर्स्ट ऑर्बिट से जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए होती है उसे रिमूव करवाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, ई नॉट। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी एट स्टेट इन्फिनिटी व्हेन n बिकम्स इन्फिनिटी, तो उस केस में जो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इट बिकम्स जीरो। सो in that case the energy of the electron at the state of infinity will be zero, यानी वो उसके फील्ड से बाहर होगा। Okay, in this MCQ the following figure indicates the energy level of a certain atom। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम 2e से e में, तो उस वक्त जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ये जो केस दिखाया गया है डायग्राम में इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। अब हमने बताना है जो सेकंड केस दिखाया हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन 4e से e में आए तो फिर कितनी वेवलेंथ होगी। तो पहले हम 2e से e के लिए देख लेते हैं। 2e माइनस e किसके इक्वल होता है, 1e। तो e के लिए जो वेवलेंथ है वो कितनी दी गई है, लैम्डा, यानी e होता है e इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, और इस केस में ये रिलेशन बनेगा। अब उसने कंडीशन ये दी है कि जब हम 4e/3 से e में जाएं तो हम इनको माइनस कर लेते हैं, 4e/3 माइनस e। इस वक्त जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, द न्यू एनर्जी विल बिकम, न्यू एनर्जी को हम e डैश लिख देते हैं, इट विल बी इक्वल टू, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 4e माइनस 3e किसके इक्वल हो जाएगा, e/3। तो अब देखें जो ओरिजिनल न्यू एनर्जी है वो ओरिजिनल एनर्जी का 1/3 हो जाएगी। अब हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखें तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, e इज इक्वल टू होता है एच सी ओवर लैम्डा, और यहाँ पर भी E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। एच सी से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये बन जाएगा 1 ओवर लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1/3 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मुताबिक क्या बन जाएगा, लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा। ठीक है, यानी न्यू वेवलेंथ जो है वो ओरिजिनल वेवलेंथ का क्या हो जाएगी, 3 लैम्डा। सो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। Okay, next is the hydrogen atoms are excited to a stationary state designated by a principal quantum number n is equal to 4. The number of spectral lines observed are, जो हम number of spectral lines find करना चाहते हैं from the principal quantum number, तो उसका फार्मूला है n into n minus 1 over 2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 4 into 4 minus 1 over 2, it becomes 4 into 3 over 2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 r क्या हो जाएगा, 6। So D option will be the answer. The ratio of energies of hydrogen atom in the first and second excited states is, we know that energy का फार्मूला क्या होता है, En is equal to minus E naught over n square, और इसके लिए अगर हम फर्स्ट का लिखें तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, E1 will be equal to minus E naught over n1 square and E2 will be equal to minus E naught over n2 square। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो E1 ओवर E2 हम लिख सकते हैं, इसे आप डायरेक्ट इनको डिवाइड करें तो ये आंसर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, E नॉट से कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा n2 स्क्वायर ओवर n1 स्क्वायर। इस इक्वेशन में अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें n 1 होता है, फॉर ग्राउंड स्टेट n इज 1, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n जो है वो 2 होता है, और जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होती है उसके लिए n जो है वो 3 होता है। सो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को देख सकते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, E1 ओवर E2, सेकेंड की वैल्यू थी 3 का स्क्वायर ओवर फर्स्ट की वैल्यू थी 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9/4। सो इट आंसर इज 9/4। डी ऑप्शन विल बी द आंसर। Okay, next is with increasing quantum number the energy difference between the adjacent levels in atom. Actually we know that the value of energy is En is equal to minus E naught over n square, और n जो है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, n shows the quantum number। ठीक है, और हम इसमें देख सकते हैं कि En is inversely proportional to 1/n square। तो हम कह सकते हैं कि जब क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो उनके दरमियान में क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास n है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है E के साथ, तो डिफरेंस इन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। Okay, next is if the kinetic energy of free electron doubles, अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितने फैक्टर से चेंज होगी। वेवलेंथ का रिलेशन हम यहाँ पर ये वाला यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू h/2 me स्क्वायर रूट,
और यहाँ पे बताया हुआ है कि एनर्जी डबल हो गई है। एनर्जी डबल होने से हमने देखना है कि क्या रिलेशन होता है। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, H/2m इंटू 2e, और इसके लिए हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारे पास होगा इसमें 1/√2 बाहर आ जाएगा और बाकी सारा रिलेशन जो है वो वैसे आ जाएगा H/2me। इट मीन्स कि जो न्यू वेवलेंथ है वो 1/√2 टाइम्स हो जाएगी ऑफ द ओरिजिनल वेवलेंथ। सो इस तरह से इस फैक्टर से वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, बी ऑप्शन। Next MCQ is the maximum energy of electrons released in a photocell is independent of. Energy of electrons जो है वो depend कर रही होती है is directly proportional to energy of photons. जितनी photons की energy होती है उसके हिसाब से जो है वो उन पर depend कर रही होती है, ठीक है। But it does not depend on the intensity. It does not depend on the इंटेंसिटी के ऊपर जो है ये वेरी नहीं करती, उसके लिहाज से डिपेंड नहीं कर रही होती। इसलिए इसका जो आंसर है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी नंबर ऑफ रेज पर ये डिपेंड नहीं कर रही होती। द कर्व बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज, देखिए यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन डिस्क्राइब किया हुआ है हर ग्राफ में, और इसमें हमने बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट है। एक्चुअली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी ये इस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो ए ऑप्शन ठीक होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से वेरी नहीं कर रहा। Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material, यानी जो threshold frequency है लेट्स सपोज उसकी वैल्यू है f02 और जो हमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी उस पर थ्रो की है वो f0 का क्या है 1.5 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, अगर हम इसको मजीद हाफ कर दें तो देखें क्या बन जाएगा 1.5 का हाफ अगर हम इसको करेंगे तो ये तकरीबन 0.75 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है f विल बी लेस देन f0, और जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी लेस हो जाती है तो उस केस में करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो जीरो होगा, बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती ही वही फ्रीक्वेंसी है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, द ऑन डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर हम इंसिडेंट लाइट को डिक्रीज कर दें तो एक्चुअली द इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जब हम इसको डिक्रीज करेंगे तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो सी ऑप्शन विल बी द आंसर। इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मेड डबल, अगर हम इंटेंसिटी को डबल कर दें तो उस वक्त जो है नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम, इसका आंसर वही हो जाएगा जैसे अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यू में देखा कि जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, इंटेंसिटी शोज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से अगर हम उसको डबल करेंगे इंटेंसिटी को तो वो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी डबल हो जाएंगे। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज, अगर हम आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखें तो उसके मुताबिक कौन सा आंसर है, ये उसकी इक्वेशन है फाइनल, और इसके मुताबिक क्या है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो दो चीज़ों का डिफरेंस होती है। फर्स्ट एच एफ इज द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, यानी इंसिडेंट एनर्जी माइनस डेल्टा फाई इज द वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन ये वो वर्क है विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्केप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से स्केप करवाने के लिए वर्क रिक्वायर्ड होता है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम उसका डिफरेंस ले लें फोटॉन्स की इंसिडेंट एनर्जी का और वर्क फंक्शन का तो फिर जो इक्वल आता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आता है। दिस इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटॉन ए हैज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटॉन बी, ए की जो एनर्जी है वो ट्वाइस है फोटॉन बी के लिहाज से। आप बताएं कि रेशियो ऑफ मोमेंटम क्या बनेगा। देखें ई फार्मूला होता है इज इक्वल टू एम सी स्क्र, अगर हम एम सी के दो पार्ट कर लें, इसको एम सी इंटू सी लिख दें तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड वेवलेंथ, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि जो ए की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एनर्जी ऑफ बी। तो हमने इनकी वैल्यूज देखनी है, तो हम क्या करते हैं ई ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए इंटू सी, ठीक है। और इसी तरह ई बी किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सी कांस्टेंट है तो मोमेंटम ऑफ बी मल्टीप्लाई सी,
इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, ई ए ओवर ई बी, इट बिकम्स पी ए सी ओवर पी बी सी। देखें यहाँ पे सी सी से कैंसिल, हम कंडीशन जो हमने कहा था ई ए इज 2 टाइम्स ऑफ ई बी, उसके मुताबिक यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 ई बी ओवर ई बी, दैट इज इक्वल टू पी ए ओवर पी सी, और ई बी से कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं इट इज 2:1, यानी पी ए और पी सी की पी बी की जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 2:1। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ओके, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रिवर्स प्रोसेस है वो एक्स रेज प्रोडक्शन है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन स्ट्राइक करते हैं और फोटॉन्स के स्ट्राइक करने की वजह से जब वो मेटल की सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। जबकि अगर हम एक्स रेज की प्रोडक्शन देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट के साथ स्ट्राइक करवाया जाता है और वो वहाँ पर फोटॉन्स को एमिट करते हैं विच आर नोन एज एक्स रेज। तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स, अगर हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट देखें तो ये उसकी कुछ एक डायग्राम है, इसमें इलेक्ट्रॉन गन जो है ये फिलामेंट से विच इज द सोर्स, इससे एमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की बीम और वो जाके सामने क्रिस्टल से स्ट्राइक कर रही है और वहाँ से उनके कॉर्नर से वहाँ से स्ट्राइक होने के बाद वो सर्टेन एंगल पर बेंड हो रही है और बेंड होने के बाद हम उसे एक डिटेक्टर के थ्रू जो है वो वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो द बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द क्रिस्टल्स इज ऑल्सो नोन एज डायफ्रैक्शन। तो ये इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। एन एनर्जी बैंड विच इज एदर एम्प्टी और पार्शली फिल्ड इज कॉल्ड, एक ऐसा एनर्जी बैंड जो या तो एम्प्टी हो या पार्शली फिल्ड हो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वो होता है विच इज अबव द वैलेंस बैंड, द बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड, और ये रोल प्ले करता है कंडक्शन प्रोसेस में जैसा कि कंडक्टर्स के अंदर होता है। अच्छा, अगर हम एम्प्टी की बात करें तो ये इंसुलेटर्स में एम्प्टी होता है, ठीक है, और पार्शली फिल्ड की अगर हम बात करें तो कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होता है इन कंडक्टर्स एज वेल एज सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स में ये पार्शली फिल्ड होता है, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कंडक्टर्स में ये ओवरलैप कर रहा होता है वैलेंस के साथ और सेमीकंडक्टर्स में इसमें थोड़ा सा गैप होता है। ओके, नेक्स्ट इज इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डिक्रीज्ड, यानी हमने वेवलेंथ को डिक्रीज कर दिया तो उससे क्या इफेक्ट होगा। वेवलेंथ डिक्रीज करने का मतलब है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। तो हम देखते हैं, ये देखें, ये कुछ डायग्राम हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रही हैं। इस केस के अंदर हमने क्या देखा है, ये फर्स्ट केस है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसीज को चेंज किया है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या हुआ है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को फ्लो को ब्लॉक कर रहा है वो भी चेंज हो गया है। यानी जब फ्रीक्वेंसी लेस होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले आ जाएगा और जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देर से आ जाएगा। F2 इज ग्रेटर देन F1 इन दिस केस। सो व्हेन वी डिक्रीज द वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिमिलरली वी कैन से दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। Okay, in photoelectric effect, the graph showing the variation of cut-off voltage with the frequency of incident radiation is, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसलिए ये लीनियर लाइन जो है इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। दिस पॉइंट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। और वंस ये एमिट होते हैं, एमिट होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, यानी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाता है, जैसे अभी हमने पिछले एमसीक्यू में देखा है। Okay, next is which one of the following graph represents the correct relation of photoelectric current with the intensity of radiation। देखें, अभी हमने कहा है कि intensity of radiation, अगर हम intensity की बात करें तो intensity is the number of photons and number of photons is directly proportional to number of electrons, which means it is directly proportional to photoelectric current। तो इस लिहाज से जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो A होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लीनियरली वेरी करते हैं, करंट और जो इंटेंसिटी है ऑफ द रेडिएशंस। Okay, if E1, E2 and E3 are the respective kinetic energies of an electron, alpha particle and a proton, E1 is the energy of electron, E2 is the energy of alpha particle and E3 is the energy of proton। ये हमें दिए हुए हैं, इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो हमने देखना है कौन से रिलेशन को ओबे कर रहे हैं।
वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, h/2me, और 2me के ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर हम e को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, h/2m और साथ लैम्डा आ जाएगा। इट मीन्स कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। ठीक है, अब हम मैसेस का कंपैरिजन करते हैं। सबसे कम मैस किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, उससे ज़्यादा किसका होता है, प्रोटॉन का, और उससे ज़्यादा किसका होता है, अल्फा पार्टिकल्स का। यानी अगर हम इसके एनर्जी की फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर प्रोटॉन की ज़्यादा होगी, और फिर आखिर में जो है वो अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि उसका मैस सबसे ज़्यादा है। अब हम इनको जो हमने शुरू में नंबर्स असाइन किए थे उनके मुताबिक लिखें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह हम E1 लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की जगह हम E3 लिख सकते हैं, और एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की जगह हम E2 लिख सकते हैं। तो ये एक ऑर्डर बन जाएगा, इसके मुताबिक ए ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। ओके, 2 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, यानी उनमें से हर एक की 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उनको हमने एक मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करवाया जिसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेट कर है। उसमें क्या होता है कि लाइट स्ट्राइक करती है आके मेटल सरफेस के साथ, और जब वो स्ट्राइक करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होते हैं। तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इसके मुताबिक अगर हम देखें तो जो इंसिडेंट एनर्जी है, इट शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, इट शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। ये कंडीशन है, एक्चुअल कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये लेस है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इंसिडेंट एनर्जी है दैट इज लेस देन द वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को स्केप करने के लिए चाहिए होती है। तो ये कम है, यानी जो फोटॉन्स की एनर्जी है उस एनर्जी से। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट MCQ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एल अल्फा पार्टिकल्स, उन सब की अगर हम एनर्जी सेम ले लें दैट इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर हम उनके वेवलेंथ्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, यानी अगली वेवलेंथ पीछे वाले से इंक्रीज हो रही हो, तो वो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अच्छा देखें, वेवलेंथ का फार्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशन, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/2m इंटू ई, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस, यानी जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि किस ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक जो है सबसे ज़्यादा मैस होता है अल्फा पार्टिकल्स का। उसके बाद अगर हम देखें तो इनमें से न्यूट्रॉन्स का होता है, उसके बाद किसका होता है, प्रोटॉन्स का, और सबसे जो नेग्लिजिबल मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो अगर मैस सबसे ज़्यादा है तो वेवलेंथ उतनी क्या होगी, कम, यानी लैम्डा अल्फा विल बी लेस देन लैम्डा एन, यानी वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर उसी तरह प्रोटॉन, और फिर इलेक्ट्रॉन। और ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नोन एज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है नेक्स्ट वेवलेंथ की वो प्रीवियस वाली वैल्यू से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये आंसर बनेगा। Okay, next is a photoelectric effect is illuminated by a point source of 1 meter away. Point source पहले 1 meter away है, और अगर हम उसी source को 2 meter away ले जाएं तो फिर उस पे क्या इफेक्ट होगा। देखें, इसके मुताबिक अगर हम देखें तो जो इंटेंसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो डिस्टेंस डबल करने से क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1/4, यानी जो इंटेंसिटी है ये 1/4 टाइम्स हो जाएगी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स, जब इंटेंसिटी 1/4 होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, 1/4। तो इसके मुताबिक जो आंसर है वो ए ऑप्शन आ जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted is a quarter of initial number. Okay, next is kinetic energy maximum is hf minus hf naught is known as, we have already read it that this equation is known as photoelectric equation, क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो दो चीज़ों का डिफरेंस है। अगर हम इंसिडेंट एनर्जी में से HF में से माइनस कर दें वर्क फंक्शन को, यानी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को स्केप करवाने के लिए चाहिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फिर किसके इक्वल आएगा, जो बाकी एनर्जी बच जाएगी वो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, नेक्स्ट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। अच्छा, इसमें क्या इफेक्ट होता है, देखें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक डायग्राम दी हुई है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास सामने जो है कैथोड है जो एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को
ठीक है, ये एक मेटल प्लेट है जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, और ये एनोड है, ए पॉइंट है, ए सरफेस है जो है इनको अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, और सामने सोर्स है, और वोल्ट मीटर और एमीटर जो है ये मेजर करने के लिए यूज हो रहे हैं। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यूज होता है जब हम मैक्सिमम एनर्जी को फाइंड करना चाह रहे होते हैं, और इस इफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स द टर्मिनल्स। तो जब हम टर्मिनल्स को रिवर्स करते हैं तो देखें जो सी प्लेट है, पहले सी प्लेट नेगेटिव थी क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी, अब वो पॉजिटिव हो जाएगी ये वाली। ठीक है, और जो ए था वो पहले पॉजिटिव था, अब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किससे एमिट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे सी प्लेट से, क्योंकि वो मेटल था और उसकी नेचर जो है वो कहाँ क्या थी, वो जो है जाहिर है अब भी सी से एमिट हो रहे होंगे, लेकिन पहले वो ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, अब वो क्या होंगे, रिपेल होंगे ए की तरफ से। ठीक है, और जैसे जैसे हम बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन बढ़ती जाएगी, और एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर करंट जो है वो क्या हो जाएगा, एट अ सर्टेन पॉइंट करंट विल बी जीरो। ठीक है, करंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली वो पोटेंशियल होता है जो इलेक्ट्रॉनिक करंट को एक सर्टेन पॉइंट पर आके क्या कर देता है, जीरो कर देता है, ड्यू टू रिपल्शन फ्रॉम द ऑपोजिट प्लेट। आई होप सो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे E इज इक्वल टू होता है एच एफ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, और F इक्वल होता है C ओवर लैम्डा, बिकॉज V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और F किसके इक्वल हो जाएगा, C ओवर लैम्डा। ठीक है, तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि E इक्वल होता है एम सी स्क्र, और एम सी स्क्र को अगर हम चेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा P इंटू सी। यानी अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड देखें तो वो सेम है, और 1 एंड 2 का कंपैरिजन करते हुए हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू पी सी। यहाँ से एक रिलेशन क्लियर हो गया कि P किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। ठीक है, और अगर हम देखें तो P इक्वल होता है एम वी के, तो हम कह सकते हैं एम वी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। अगर हम इसके मुताबिक देखें तो वेवलेंथ दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, मैस, वेलोसिटी, या एज अ होल हम कह सकते हैं मोमेंटम पर, लेकिन जो वेवलेंथ है वो चार्ज पर कभी भी डिपेंड नहीं करती। Stopping potential for a metal surface in case of photoelectric emission depends on, stopping potential किस पर डिपेंड करता है, तो it depends on frequency of incident light and work function of the metal surface। क्योंकि हमने अभी कहा था कि जो maximum kinetic energy होती है, maximum kinetic energy according to photoelectric effect, वो difference होती है इंसिडेंट एनर्जी का और वर्क फंक्शन का, यानी ये इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो जो इंसिडेंट एनर्जी है उसको हम डिनोट करते हैं एच एफ से, और वर्क फंक्शन जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम एक तो हाफ एम वी स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, या इसको हम जो है क्यू डेल वी वाले रिलेशन के मुताबिक वी नॉट ई से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हमें पता है कि जिस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं, और कंडक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स इसको लीव करके किस में चले जाते हैं, इससे अपर बैंड में, विच इज़ नोन एज कंडक्शन बैंड। और जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर ये दोनों एरियाज आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। ओवरलैप का मतलब है कि इनके दरमियान में कोई सर्टेन बाउंड्री नहीं होती जो इनको अलग कर रही होती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, तो इसलिए ये कंडक्टर्स के अंदर पॉसिबल होता है। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एट अ फ्रीक्वेंसी अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा था कि इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस, यानी अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से एमिट करवाना है तो उसके लिए पहले स्टार्ट में एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। इस कंडीशन के बाद जब इस फ्रीक्वेंसी से अबव हम लाइट को थ्रो करते हैं तो उसके बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स के, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि इंटेंसिटी के। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स या इंटेंसिटी के, और इस तरह से इसके मुताबिक जो हमारा आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 35 का। Okay, next is for three metals A, B, C, photo emission is observed one by one, and maximum kinetic energy versus frequency of incident light graphs are plotted। यानी हमने kinetic energy का plot draw किया है with respect to frequency के लिहाज से। अब देखें 3 different metals हैं और उनके लिए हमने photo emission को observe किया है। तो देखें जब different frequencies हैं light की
तो जाहिर है हमने पहले ही कहा है कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है लाइट को इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए। तो फर्स्ट लाइट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फर्स्ट के लिए एमिट हो जाएगी, ठीक है। और ये इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इन तीनों की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी विद द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ग्राफ जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को, कि स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट लाइट्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, क्योंकि इन तीनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। और एक दफ़ा जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। Okay, जी next is the threshold wavelength for a metal whose work function W naught is lambda naught. We know that according to photoelectric effect, उसके मुताबिक जो वर्क फंक्शन था वो मिनिमम वर्क था रिक्वायर्ड टू स्केप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल, और इसको हम फाई से लिखते हैं, और इसका फार्मूला जो है वो एच एफ नॉट। एफ नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो अगर हम इसको W से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या बन जाएगा, एच सी ओवर लैम्डा नॉट, क्योंकि सी कांस्टेंट है तो ये लैम्डा नॉट हो जाएगा। अच्छा, अब हम इस रिलेशन के मुताबिक देख सकते हैं कि लैम्डा नॉट और ये जो वर्क फंक्शन है ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। और जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक अगर हम वर्क फंक्शन को हाफ कर दें तो उसके मुताबिक क्या होगा, W नॉट बाई 2 अगर हम कर दें तो जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और इस तरह ये 2 बाई W नॉट हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे जो वेवलेंथ है ये डबल हो जाएगी फ्रॉम द ओरिजिनल वेवलेंथ, ठीक है। तो इस तरह से जो आंसर है वो सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑफ द फॉलोइंग मूविंग विद सेम मोमेंटम द वन विद लार्जेस्ट वेवलेंथ इज। ये अभी हमने पिछले एमसीक्यूज में एक रिलेशन डिराइव किया था, उसी से मिलता जुलता ये एमसीक्यू है। उसके मुताबिक हमने लिखा था P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, यानी मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। और अगर इन सब का मोमेंटम सेम हो जाए तो फिर वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, सेम, बिकॉज ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि मोमेंटम जो है वो सेम है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ऑल हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी एब्जॉर्ब्ड व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम। देखिए, जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी जब हाई होगी तो वो डिपेंड करेगी ऑन द एनर्जी गैप, ठीक है। रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी ऑन द एनर्जी गैप बिटवीन द स्टेट्स, और जितना ज़्यादा एनर्जी गैप करते जाएंगे उतनी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो फोटॉन्स एमिट होंगे, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसके मुताबिक फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट से फिफ्थ तक जो है वो गैप ज़्यादा है, हायर एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, और जब वो फोटोन उसको एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लिए जो है हम कहते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी हाई रिक्वायर्ड होगी। In Bohr's model of hydrogen atom, let Pe represents potential energy and Te represents the total energy in going to higher level. तो अगर हम बोहर मॉडल के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखें तो ये होता है माइनस के ई स्क्वेयर ओवर आर एन, ठीक है। और इसी तरह अगर हम टोटल एनर्जी का फार्मूला देखें तो ये इक्वल होता है माइनस के ई स्क्वेयर ओवर 2 RN। तो जब हम हायर लेवल की तरफ जाते हैं तो उस वक्त जो आर एन है वो इंक्रीज होता है। देखें, आर एन इंक्रीज हो रहा है, एज अ रिजल्ट जो एनर्जीज हैं वो लेस नेगेटिव होती जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ये लेस नेगेटिव होती जाएंगी, क्योंकि इनके साथ माइनस साइन है शुरू में। जब ये लेस नेगेटिव होंगी तो इसका मतलब है ये भी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज। सो आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इंक्रीज। Okay, in X-rays produced, let lambda c be the cutoff wavelength, lambda alpha be the wavelength of kth alpha line, and lambda b be the wavelength of kth beta line. Then ये वेवफॉर्म है जो एक्सरे के स्पेक्ट्रम को शो कर रही होती है। एक्सरेज होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी टारगेट के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं तो वो वहां पर फोटॉन्स को एमिट करते हैं, ठीक है। और ये ऑपोजिट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये वाली जो फर्स्ट पीक है वो हमारे पास बीटा पार्टिकल्स के लिए है, और सेकंड पीक जो है ये हमारे पास अल्फा के लिए। अगर हम इन पीक्स का कंपैरिजन करें तो हम देख सकते हैं कि बीटा पार्टिकल्स की जो वेवलेंथ की जो पीक है वो कम है और अल्फा की ज़्यादा है। एक्चुअली यहाँ अल्फा और बीटा से मुराद ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम के शेल टू द एल शेल, यानी ई एल माइनस ई के का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो वो अल्फा को शो कर रहा होता है। इसको हम लिख सकते हैं एच एफ अल्फा।
और अगर हम इसको वेवलेंथ में चेंज करें तो लिख सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा अल्फा। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड में देखते हैं। सेकंड में होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन करता है फ्रॉम के शेल टू द एम शेल, तो उस वक्त जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू एनर्जी गैप जो होता है ई बीटा के इक्वल होता है, और फोटोन जो है वो एच एफ बीटा होगा, और उस वक्त जो वेवलेंथ है वो एच सी ओवर लैम्डा बीटा होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें ई एल और ई के का गैप ई के और ई एम के मुकाबले में, तो ये गैप लेस है, और नीचे वाला जो गैप है बीटा वाले केस में ये गैप हाई है। देखें जो गैप है ये डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, एनर्जी डिफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पर एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लेस। एनर्जी लेस तो फ्रीक्वेंसी भी लेस, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है। और दूसरे केस में बीटा के केस में एनर्जी भी हाई और फ्रीक्वेंसी भी हाई, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि लैम्डा ए जो है इसकी पीक सबसे ज़्यादा है, और इसी तरह अगर हम बाद में देखें तो इसमें जो है लेस वेवलेंथ होगी, यानी लैम्डा बी की जो पीक है वो उससे कम है, और कट ऑफ वेवलेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है हम देख रहे हैं ये यहाँ से इनिशिएटिव जो स्पेक्ट्रम है इससे पहले का जो वेवलेंथ है वो हमें शो नहीं हो रही। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास ये आंसर आएगा कि लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा बी एंड इट इज ग्रेटर देन लैम्डा सी। एक्सरेज आर प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 40 किलो वोल्ट, और हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। देखिए एनर्जी का फार्मूला होता है इज इक्वल टू एच एफ, और एच एफ को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी क्यू डेल्टा वी के भी इक्वल होती है, तो डेल्टा वी को हम यहाँ पे अगर वी से लिख लें और क्यू की जगह जो है वो हम यहाँ पे ई लिख दें इलेक्ट्रॉन्स के केस में। तो यहाँ पे हम देखें फाइंड करना चाहते हैं अगर, तो इस केस में हम एफ को चेंज कर देते हैं एच सी ओवर लैम्डा से, और ये वी ई बन जाएगा। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लैम्डा। लैम्डा को इस साइड पे ले जाएं, बाकी सब वैल्यूज को इधर ले आएं। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें, एच की जगह हम पुट कर देते हैं दैट इज 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, सी की जगह 3 इंटू 10 पावर 8, और 40 किलो वोल्ट इसको हम चेंज करके 40 इंटू 10 पावर 3 कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कर लेते हैं। अगर हम इन सब को सॉल्व करें तो इस सब का जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.31 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। सो इसके मुताबिक ए ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गैमा रेज एंड एक्स रेज इज, देखें दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और सेम स्पीड की वजह से जो रेशियो है वो क्या होगी, सेम स्पीड की वजह से 1 होगी, सेम स्पीड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आंसर इज 1। द नंबर ऑफ बैंड्स नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज, नंबर ऑफ बैंड्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो 2 बैंड्स ज़रूरी होते हैं कंडक्शन के लिए मिनिमम। फर्स्ट जो है वो वैलेंस बैंड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरा जहाँ से उन्होंने जंप करके नियर बाई बैंड में यानी कंडक्शन बैंड में जाना होता है। तो 2 बैंड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, इसके मुताबिक ए ऑप्शन आंसर होगा। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जो कंडक्शन और वैलेंस के दरमियान में स्टेट्स होती हैं उनको हम गैप कहते हैं, या दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ने कंडक्शन के लिए जाना होता है तो इस गैप को क्रॉस करके जाना होता है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटेलिक सब्सटेंसेस, ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको हम जाउल में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे हम वर्क फंक्शन का फार्मूला लिख चुके हैं, इट इज इक्वल टू एच एफ नॉट, वेयर एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमने एफ नॉट फाइंड करना है तो वर्क फंक्शन की वैल्यू को एच से डिवाइड कर देंगे, यानी हम यहाँ पे 5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 को 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 से डिवाइड कर देंगे, और इसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आंसर 1.2 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज जो है ये आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Maximum speed of electrons in X-ray tube which is producing X-rays of photons of frequency f is. We know that the maximum kinetic energy is equal to hf, और kinetic energy का फार्मूला हमें पता है that is equal to half mv square, और half mv square के मुताबिक हम लिख सकते हैं hf, और अगर हम यहाँ से v square को अलग कर दें तो ये बन जाएगा hf, और 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2hf ओवर m और स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो इस तरह से सी ऑप्शन आंसर होगा। एन अल्ट्रावायलेट सोर्स कॉजेज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ जिंक प्लेट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट सोर्स जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है। अच्छा, ये जो है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है। मोर इंटेंस सोर्स ऑफ सेम वेवलेंथ वुड गिव, तो इस केस में अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसके मुताबिक जो है वो बी ऑप्शन ठीक होगा।
और उसकी रीज़न ये है कि इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ठीक है, तो जब इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए ये सेम रहेगा और ये जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से। अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डिकेज इनटू टू masses। एक पार्टिकल है उसका मास m है और वो रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर हम उसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर लें तो मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, यानी यहाँ पर हम कैपिटल M को मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो से ड्यू टू जीरो वेलोसिटी और ये हो जाएगा जीरो। अब ये स्प्लिट हुआ है टू मैसेज में, m1 और m2 में, और ये दोनों कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा अगर दो पार्टिकल्स में वो डिवाइड हुआ है, एक पार्टिकल स्प्लिट होके, तो फाइनल मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1v1 हो जाएगा और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा m2v2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक देखें तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, यानी m1v1 प्लस m2v2 के सम के इक्वल होना चाहिए। और अगर हम इसको इस साइड पे ले जाएं तो अगर ये इस लॉ को ओबे करे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर सिस्टम के लिए ओबे होता है जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो इन दोनों के मोमेंटम्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होना चाहिए। उसी केस में ही जब वो सेम और ऑपोजिट होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो अगर हम अब इस रिलेशन को देखें P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा जो हमने पहले किया था, तो हम लिख सकते हैं m1 mv, P इज द प्रोडक्ट ऑफ mv, सो इट शुड बी इक्वल टू h ओवर लैम्डा, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। अब देखें जब दो पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है तो उस केस में जो वेवलेंथ्स की रेशियो होगी वो भी सेम हो जाएगी। तो सेम रेशियो की वजह से ये आंसर क्या आएगा, 1:1, क्योंकि दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है। ठीक है, इसलिए 1 आंसर आ जाए। ओके, नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 19 जाउल। एनर्जी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 पावर माइनस 19 और इसका मोमेंटम हमने फाइंड करना है। वी नो दैट द एनर्जी का जो रिलेशन है दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन हम इसे लिख सकते हैं mc इंटू सी। और अगर हम mc को चेंज कर दें प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी मोमेंटम से, तो मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, e ओवर c, यानी हम यहाँ पे e को c से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे e की वैल्यू वी नो दैट इट इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 19, c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 पावर 8, 3 से कैंसिल, 8 ऊपर आके -8 हो जाएगा और -19 -8 इट बिकम्स -27। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपके लिए ये लेक्चर जो है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको इस चैप्टर से रेलिवेंट काफ़ी हद तक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs विद रीजन डिस्कस होने के बाद काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो एट द एंड वी रिक्वेस्ट यू कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे यूज़फुल लेक्चर्स जो है वो बना सकें और हमें आपकी तरफ से एक छोटी सी सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।